है कि सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, आ रहे होंगे। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी 11 मार्च की किसी ने टिकट बुक कर दी है। आज आप याद कीजिए कि आदित्यनाथ योगी जो हैं गोरखपुर गए हुए थे, वहां पर उन्होंने एक दलित के घर में खाना भी खाया और खिचड़ी खाई। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी ने ये जो आज जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ये तमाम नेता जो आए हैं, उनके साथ तमाम उनके समर्थक आए हैं, और जिस प्रकार अब दारा सिंह चौहान ने भी कह दिया है कि 16 तारीख को वो भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो आखिर ये चुनाव में जीत का फॉर्मूला है या कुछ और है? क्या ये तोड़फोड़ की राजनीति है, दल बदल की राजनीति है, या स्वतःस्फूर्त आ रहे हैं? ये तमाम बातें हम यहां समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से होते हुए लखनऊ आ गए या वाकई गोरखपुर पहुंच जाएंगे। ये भी अयोध्या की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात कही जा रही है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर के बाबा जो हैं वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, और क्या वहां से उन्हें जीत नसीब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तो कई सारे सवाल हैं आज दोस्तों इस चर्चा में, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ साथियों का पैनल मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ सीधे अयोध्या से जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। ओम प्रकाश सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। लखनऊ से जनमोर्चा की संपादक वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है। और यहां दिल्ली से हमारे साथी वरिष्ठ हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं। तबीयत थोड़ी सी खराब है जयशंकर जी की, लेकिन फिर भी दाढ़ी इनकी थोड़ी बढ़ी दिख रही है, और कोरोना काल है, डर कर घर में ही है, बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कोरोना से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है अभी, तो आराम से बैठे हैं। आवाज इनकी थोड़ी सी भारी जरूर लगेगी आप लोगों को, लेकिन बुलंद जरूर मिलेगी आवाज, जैसे हमेशा रहती है। तो जयशंकर जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, हमेशा की तरह बेबाक अपनी बातें रखते हैं। और साथ में स्वागत आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका भी जो अब तक हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम 2 वे होता है, जिसमें आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी बातों को रखिए। कोशिश कीजिए कि जो मुद्दा है, यानी आज का मुद्दा कि यूपी में बीजेपी की हार का फॉर्मूला क्या तय हो गया है, ये समझने की कोशिश। आपको क्या लगता है, आप भी लिखिए। चर्चा को आगे बढ़ाएं। चर्चा की शुरुआत, इस बात की शुरुआत जो हम कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य से कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जो भाषण दिया है, जबरदस्त भाषण, और उनके बहुत जबरदस्त मतलब तीखे भाषण। ये जो भाषण है, क्या सत्तारूढ़ दल को, यही समझने की कोशिश। आइए, उनके कुछ भाषण के अंश हैं, एक एक करके अलग अलग सुनेंगे, लेकिन पहला पार्ट जो है वो सुनाता हूं। छोटा छोटा पार्ट है, इसलिए ज्यादा आप लोगों को भी परेशान नहीं करूंगा, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में वो जा रहे थे, शपथ ले रहे थे समाजवादी पार्टी का। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़ा बड़ा नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं
कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया। और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। जयशंकर जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा। क्या ये पिछड़े वर्ग के आंखों में धूल झोंकने की बात जो रख रहे हैं यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुत ही तीखा बोल रहे हैं। आगे भी उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें सीधा निशाना सत्तारूढ़ दल भाजपा पर, जिनके साथ लगभग 4.25 साल या 5 साल का कार्यकाल उन्होंने अपना बिताया है, समय बिताया है। और अब हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत तीखे हो चले हैं और कहां तो गाजीपुर से सीधे लखनऊ की बात हो रही थी, लेकिन बात यहां आकर बैठ गई गोरखपुर से लखनऊ की। लेकिन अब एक तरफ अखिलेश यादव के भाषण को भी थोड़ी देर बाद हम सुनेंगे। उन्होंने भी जो कहा है बहुत ही तीखा लेकिन सीधा प्रहार, एक अलग तरह का जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में। क्या कहेंगे, ये पिछड़ों की लड़ाई? कर लीजिए जयशंकर जी, अनम्यूट कर लीजिए, नहीं आ रही है। हाँ जी राजीव जी, हम अपनी पिछली चर्चाओं में भी ये बात करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग की थी वो कारगर रही 2019 में भी, लेकिन अब वो धीरे धीरे बिखर रही है। उसने जो दांव लगाया था गैर यादव ओबीसी पर और गैर जाटव दलितों पर, वो धीरे धीरे उसका पूरा बिखर रहा है, क्योंकि इनकी असलियत सामने आ रही। लगातार कुछ ऐसा होता रहा है उत्तर प्रदेश में जिससे दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों को लगने लगा था, जो भारतीय जनता पार्टी में थे उनको भी, बाहर थे उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो उनके अंदर भी रहते थे। देखिए, पहली शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने कर दी थी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो 5 कालिदास मार्ग का जो मुख्यमंत्री निवास था उसको उन्होंने गंगा जल से धुलवा करके शुद्धिकरण कराया था। अब यह बात आज केशव मौर्य भले न कहें, क्योंकि वो अलग मिजाज के लोग हो चुके हैं, अलग लाइन पे हैं, चल रहे हैं। केशव स्वामी प्रसाद मौर्य ना कहें, दारा सिंह चौहान ना कहें, लेकिन उस समय तो पिछड़ी जाति का जो भी रहा होगा, सबके दिल में यह बात उठती होगी कि साहब क्या वजह है कि मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुलवा करके शुद्धिकरण कराने की जरूरत पड़ी। क्या ये आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का यही हिंदुत्व है, जिसमें एक अहीर का बेटा रहता था मुख्यमंत्री निवास में तो उसको गंगा जल से धुलवाने की जरूरत पड़ी थी? तो बुनियाद तो पहले दिन से शुरू हो गई थी राजीव। उसके बाद जिस तरह से दलितों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर, ये पिछड़ी जाति के लोगों पर जो अत्याचार हुए, उत्पीड़न की घटनाएं हुई, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, इसको लेकर के धीरे धीरे उनके अंदर का गुस्सा फट रहा था। फिर जो सरकारी नौकरियां हैं, बता रहे थे लोग कि साहब 69,000 शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें ओबीसी और एससी का जो 48%, 49% का जो रिजर्वेशन है उसको पूरी तरह
धता कर दिया गया, धता बता दिया गया और खास लोगों की भर्ती की गई। बुंदेलखंड में 19 प्रोफेसरों की या उस तरह के लोगों की नियुक्तियां हुई, उसमें से 13-14 एक ही जाति के लोग हुए, बाकी सारे लोगों को रद्द कर दिया गया। तो ये बातें कहीं ना कहीं ये लोग उठाते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते। लेकिन एक तो जैसा होता है ना कि मोदी जी और योगी जी की जो कार्यशैली है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मतलब तुम हमारे साथ हो, हमारी बात सुनने के लिए हो, तुम्हारी बात सुनना हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी मजबूरी नहीं, हमारी जरूरत नहीं। तो ये लोग सुनते तो है नहीं, जो मन में आता है, जो उनकी मंडली, जो सलाहकार मंडली होती है, 4-5 कुछ होते हैं, जो उन्होंने कह दिया वो मुख्य आदेश हो जाता है। तो इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी और कई बार तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीच बीच में कई बार बोला था, कहा था ये बातें। और दारा सिंह तो हम लोगों से मिलते रहते थे बराबर, जब भी होती थी बात तो बताते थे कि चूंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो, मऊ जिले में मधुबन क्षेत्र से है वो, तो अपनी पीड़ा बताते थे कि भैया यहाँ मन तो नहीं लग रहा। हमने कहा कि भाई आपका मन तो हर जगह भटकता ही रहा है ना। तो सारे दलों में लोग तो घूम घूम करके, चूंकि अब वैचारिक निष्ठा आज की राजनीति में नगण्य हो गई है। सारी की सारी निष्ठा है कि जहां हम जीत सकते हैं, जहां हमें कुछ मिल सकता है, वहां हम चले जाएं। लेकिन मुश्किल यह है कि भाजपा जब यही बात कह रही है तो उसको ये याद नहीं आ रहा है कि 2017 में उसने इन लोगों को क्यों शामिल कराया था अपनी पार्टी। इन लोगों का इतिहास नहीं मालूम था क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य लोकदल, जनता पार्टी, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, फिर जाकर के भारतीय जनता पार्टी में गए थे। दारा सिंह चौहान कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ करके शायद कोई पार्टी नहीं होगी जिस पार्टी में वो गए नहीं होंगे। तो ये सब बातें आपको 5 साल पहले नहीं मालूम थी, 4.5 साल, 5 साल पहले नहीं मालूम थी। लेकिन तब तो लग रहा था कि सर्वगुणों की खान है, मतलब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के वंशज और सारा का सारा ऐसा इतिहास गढ़ रहे थे भाजपा के लोग कि साहब पिछड़ा समाज जो है एकदम सामाजिक न्याय के हम ही प्रणेता हो गए, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि आरएसएस की जो विचारधारा है, जो जिससे भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है, उसमें शुद्ध रूप से मनुवाद है, द्विजवाद है, चित्पावन ब्राह्मणवाद है, उसमें बाकी का कहीं कोई जगह ही नहीं है। जैसा जैसा इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, आज राजपूत को इस्तेमाल कर लीजिए, आज भूमियार को इस्तेमाल कर लीजिए, बनियों को इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन उनकी निगाह में यही है कि हमारी सत्ता आएगी, हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें चित्पावन ब्राह्मण का राज होगा, पेशवाई राज होगा, वो कायम करना नागपुर का मूल मंत्र है। तो उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अब जो लोग कुछ मृग मरीचिका के हिसाब से चले जाते हैं उनके पास, तो फिर बाद में जब लगता है तो फिर किनारे भट के भाग जाते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो है आज पूरा लामबंदी हो गई है। जो पिछड़ी जातियां हैं, पहले कहा था ना कि समाजवादी पार्टी माने यादव, माने मुसलमान, MY कहते थे लोग। अब उसको अखिलेश यादव ने बड़े सुनियोजित ढंग से पिछले कई वर्षों से, मैं देख रहा था, उस काम को देख रहा था, मैं समझ रहा था मैं कि ओबीसी का मतलब ओबीसी बनाया कि सारी जितनी भी पिछड़ी जातियां होगी, चाहे अति पिछड़ी जातियां हो, चाहे पिछड़ी जातियां हो, यादव से लेकर के बाकी सारी जातियां हैं, सबका समावेश। फिर दलित जातियों में भी, चूंकि जब बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का चुनावी तालमेल हुआ था पिछली बार, तो उस समय हुआ था कि लोहिया और अंबेडकर के विचार काफी मिलते जुलते थे। एक समय 1956 में अंबेडकर साहब की अगर मृत्यु नहीं होती, उनका निधन नहीं होता, तो शायद दोनों एक साथ मिल गए होते, पार्टी एक बन गई होती, रिपब्लिकन पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। ये बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। तो ऐसा लगा था दलित समाज के लोगों को भी और पिछड़ी जाति की जो सामाजिक न्याय के जो पुरोधा लोग थे उनको भी लगा था कि एक बार फिर से एकजुटता हो रही है। लेकिन अचानक बहन जी ने नाता तोड़ लिया। अब उसके बाद से जितने अम्बेडकराइट लोग हैं, खासतौर से पढ़े लिखे नौजवान जो है, उनके मन में ये बात आई कि नहीं साहब, ये तो सौदा हमारा हो रहा है, हमारे वोटों का सौदा हो रहा है। अगर अखिलेश बात करते हैं अम्बेडकर की, कांसीराम जी की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, तो हम उधर जा सकते हैं। तो एक धीरे धीरे एक रास्ता उधर से भी खुलना शुरू हो गया था। हम देख रहे थे पूरी उत्तर प्रदेश में, हमारे जिलों में भी हम घूम रहे थे, तो बहुत सारे दलित युवा मिलते थे, वो कहते थे कि नहीं, हम लोगों को लग रहा है कि लोहिया अम्बेडकर की बात समाजवादी पार्टी में रहकर की जा सकती है। अब वो कहां तक की जा सकती है ये देखने वाली बात हो सकती है, लेकिन वो एक रास्ता था। फिर अब आज ही आप भी बता रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद की जो अपना समाज पार्टी है,
पहले से भी लग रहा था कि वो किसी गठबंधन में आएंगे, जयंत चौधरी के और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ आएंगे। तो आज बातचीत लगभग हो गई, पता नहीं उसका फलाफल क्या निकला मालूम नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उनका पूरा का पूरा सोशल इंजीनियरिंग दरक गया, ओम प्रकाश राजभर जो हमारे यहाँ राजभर लोगों की बड़ी बहुतायत आबादी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो पैर छिटक के चले गए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद अपना दल में दो टुकड़े हो गए, माँ बेटी अलग हो गई, बेटी सत्ता के साथ चली गई, माँ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। अभी जो मीटिंग हुई उसमें जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक तरह से अपनी माँ का सम्मान दिया, उनको अपनी कुर्सी पर उनको बैठाया, कृष्णा पटेल को बैठाया, इसका भी मैसेज कुछ अलग तरह से गया। तो एक जो बदल रहा है सिनारियो जो बदल रहा था, उसमें इन लोगों को लगा, अच्छा इन लोगों से लगातार इनका संपर्क भी बना था। दारा सिंह हमको लगता है कई महीने पहले अखिलेश यादव के संपर्क में आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार संपर्क में थे, अभी और भी सुमन वहां है लखनऊ में तो ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। आवाज आपकी चली गई है जयशंकर जी, लेकिन आगे बढ़ेंगे। एक बार अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब आज अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का जो हाथ है, जो साइकिल है, वो मजबूत हो रही थी। सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा जल्दी से सुनाइए एक छोटी सी बाइट अखिलेश यादव की। और जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरह वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80 कभी 20 और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। तो सुमन जी, जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई यह है कि वो 3 और 4 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और सबसे बड़ी बात यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिधर जाते हैं सरकार उनकी बनती है। कितना दम है इस बात में, अखिलेश यादव की इन बातों में? सुमन जी, आपकी आवाज म्यूट है, जरा अनम्यूट कीजिए जी। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही।
सुमन जी हाँ, की पिछड़ी आवाज जातियों के हाँ जी जी नहीं आ रही? आ रही है? हम्म, आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन आप गायब हो गई कोई बात आपका नहीं। वीडियो गायब हो गया है जी। अब तो आ रही होगी। हाँ, अब कि दोनों पिछड़ी जातियों के उत्तर प्रदेश में अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, 2017 में बहुत बड़ी सफलता मिली और 2019 में बहुत बड़ी सफलता मिली, तो उसके पीछे सवर्ण जातियां और कुछ दलित जातियों की भूमिका रही। इसको इनकार नहीं किया जाता है क्योंकि इनके नंबर्स भी ज्यादा हैं और विभिन्न कारणों से जो खासकर आप 2013 में देखिए तो मुजफ्फरनगर दंगे को जो आधार बनाया गया वो एक प्लाट था। और उसके बाद आप देखिए कि जो दलित जातियां थीं जो बसपा के नजदीक रहती थीं वो उस पूरे क्षेत्र में एक हिंदू के रूप में सामने आई, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट उससे मिला। और अब जो किसान आंदोलन रहा 2016-17 के बाद का, उसमें जो 1 साल से अभी तक चला, उसमें यह हुआ कि जो मुजफ्फरनगर दंगे का जो प्रभाव था, जिसके कारण जो ताना बाना बिखर गया था, वो ताना बाना बिखरने के बाद लोगों ने समझा कि हम ऐसे ही रहेंगे तो शायद हमारा बहुत नुकसान होगा और वो धीरे धीरे एक नजदीक आने लगे। और जो आज ये स्वामी प्रसाद ने कहा या अखिलेश जी ने कहा, तो ये एक जो पिछड़े जातियों का जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो राजनीतिक समीकरण बनता है, वो लोगों को जिताने और हराने का काम करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक ऐसी बिरादरी से आते हैं जिसे मौर्य बिरादरी कहा जाता है, और 2017 के चुनाव में जब भी भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाती थी, उसके लोग जाते थे, तो यही कहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, कि सरकार बनेगी तो केशव प्रसाद मौर्य जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इससे जो उस पिछड़ा समाज को लगा कि हाँ, निश्चित रूप से पहली बार ऐसा होगा कि एक कोई मौर्य समाज का व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जब सरकार बन गई और लोगों का वोट ले लिया और उसके बाद में जिस तरीके का आज भाषण हुआ, और आप लोग भी समझते हैं कि मनोज सिन्हा से होते होते जो है योगी आदित्यनाथ तक वो बात आई। और जब एक सवर्ण, क्योंकि जब कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, जब बने थे, तभी ये बहुत बड़ी बात कही जाती थी कि वोट तो सब सारे सवर्ण देते हैं और शीर्ष पे बैठा दिया जाता है बैकवर्ड। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये उहापोह और जो अंदर ये बातें चलती थी, क्योंकि उसका जो मुख्य स्वर है वो सवर्ण का है, वो पिछड़े और दलित का नहीं है। वो तो वोट लेने के लिए, बाकी उसको अपने वोट में बनाए रखने के लिए, एक हिंदुत्व के खांचे में फिट करने के लिए ये सारी बातें ठीक लगती हैं या बताई जाती हैं। तो उस समय भी ये बहुत बड़ा, उस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और इनका कल्याण सिंह का एक बहुत बड़ा ये चलता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यही सवाल इस बार जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पे पहुंच गई थी। और जब इस बार की जो स्थिति है उसमें जब ये शीर्ष नेतृत्व पर एक सवर्ण व्यक्ति के बैठने से जो जातियां ये समझ करके आई थी, इस में तो हमारा जो है पिछड़ों का और दलितों का महत्व बढ़ेगा। लेकिन सरकार में जब उनको ये लगा कि एक ऐसी संवादहीनता की स्थिति है कि जहां कोई सुनने वाला नहीं है, जहां कोई कहने वाला नहीं है, वो उत्तर प्रदेश भी एक तरीके से केंद्र सरकार की भांति चलने लगी कि एक व्यक्ति है जो चीजों को अधिकारियों के माध्यम से संचालित कर रहा है और कि लोग सिर्फ उसके नाम मात्र के लोग हैं जिनकी अपनी कोई से नहीं है गवर्नमेंट में। और यही कारण है कि समय समय पर चूंकि प्रचंड बहुमत थी तो इसके वजह से कोई निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उन पार्टियों से। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की ये मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ भी बहुत
मतलब वो सोचे कि अपने घर खुदवाने के लिए तैयार हो तो वो बोलना स्वीकार करे। और उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने देखा और देश के विभिन्न हिस्सों में भी ये सारी चीजें दिखती रहती हैं। इसलिए लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलने के लिए। और जब इलेक्शन का आ गया, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, तो लोगों ने सोचा कि भाई अब कोई हमारा क्या, हम अपना सब कुछ मतलब बोलने के लिए भी तैयार हो गए और निकल करके बाहर आने के लिए अपना राजनीतिक भविष्य भी तय करने के लिए लोग तैयार हो गए, जो शायद बहुत कारणों से उस समय नहीं तैयार हो पाए थे। ये बात काफी हद तक सही है। तो ये जो पिछड़ी जातियों का और जो अदर देन दलित के जो बहुत दूसरी अति पिछड़ी जातियां हैं, तो इनका तो प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इसी जैसे कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ी जातियों का प्रयोग किया तो कहा जाने लगा ये मंडल 2 मंडल 2 है। तो ये जिसे आप पार्ट मंडल 2 कह रहे हैं, लोग कहते थे, ये वाकई उनके महत्व को ही रेखांकित करता है कि बिना इसके उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकता है। जी बिल्कुल। क्या ये पिछड़ों बनाम अगड़ों की लड़ाई है? क्या ये हिंदुत्व बनाम पिछड़ों की लड़ाई है? जो चुनाव है उसकी बात मैं कर रहा हूं। और खासकर आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे और उस वक्त जब उन्होंने भाषण दिया तो उनका भाषण क्यों इतना तीखा था, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनके भाषण के एक अंश को और सुनाना चाहता हूं, ये दूसरा पार्ट है, उसे सुनाना चाहता हूं, आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं और फिर आऊंगा ओम प्रकाश जी आपके पास कुछ सवालों के साथ। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? तो स्वामी प्रसाद मौर्य कितने तीखे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं। और चर्चा जो हम कर रहे हैं वही कि क्या यूपी में बीजेपी की हार का फॉर्मूला तय हो गया है? क्या बीजेपी इन तमाम नेता के समाजवादी पार्टी में जाने से बीजेपी को मुश्किल होगी? यही समझने की कोशिश यहां कर रहे हैं। हमारे साथ 4 साथी मौजूद हैं इस वक्त। अयोध्या से जुड़े हुए हैं हमारे साथी ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है, क्या ये सही कह रहे हैं? देखिए, 91 की रामलहर को अगर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा सुमन जी और जयशंकर जी ने कहा, आवाज जा रही ना मेरी? बिल्कुल। हाँ, तो वो अगड़ों की पार्टी रही है। लेकिन जब 2012 में अखिलेश जी आए सरकार में, तो उन्होंने जो मुलायम की रणनीति हुआ करती थी, मुलायम सिंह जब तक पार्टी चलाए तो उन्होंने अति पिछड़ों को वरीयता दी। प्रजापति हुए, लोहार हुए, कुहार हुए, सैनी हुए, इन जातियों के लोगों को एमएलसी बना करके अपने साथ जोड़ा। इस चीज को बहुत ही खूबसूरती से मोदी एंड कंपनी ने, संघ ने पहचाना और उसने उन पर काम करना शुरू किया। 2014 की जीत और 17-19 के पीछे जो जीत थी,
वो अति पिछड़ों की ही उनके साथ गए, इसलिए उनकी जीत थी। फॉरवर्ड के कारण नहीं, फॉरवर्ड तो उनका वोट था। अखिलेश जी 12 में आए तो सत्ता के मद में उनको ये सुझाई नहीं पड़ा कि हमको सपोर्ट कहां से मिला, हमको वोट कहां से मिला, और वो एक बंधन में बंट गए। यादवों की एक ठप्पा लग गया उनके ऊपर कि यादव और मुसलमान इनके साथ हैं, और जातियां उनके साथ छिटक करके वो चली गई भाजपा। लेकिन जब 17 का चुनाव अखिलेश हारे और 19 में केंद्र में भाजपा की फिर आई सरकार, तो इनके रणनीतिकारों ने उस पर काम करना शुरू किया, पिछड़ी जातियों को जोड़ने का। ये 19 से काम चल रहा है। मौर्य को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, सैनी को, जो भाजपा में भगदड़ मची है, ये कोई एकाएक नहीं हुआ है, या टिकट ना मिलने के कारण, जैसा कि भाजपा की आईटी सेल प्रचारित करती, टिकट नहीं मिला इसलिए चले गए, ऐसा नहीं है। ये अखिलेश की उस रणनीति जो मुलायम सिंह की थी उसको अपनाया उन्होंने और उस तरफ से काम किया, तो ये लगा कि अब जो है पिछड़ी जातियों को जोड़ लेंगे तो हम सरकार में आ जाएंगे। उसी पिछड़ी जातियों को जोड़ने का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में जो है वो बयार दूसरी बह रही है। मैं आपको बता दूं, अयोध्या में आज पिछले एक हफ्ते में आज से लेके 3 बड़ी घटनाएं हुई। एक ये कि आज के 5 दिन पहले अयोध्या की सड़कों पर अचानक 5000 से ज्यादा बेरोजगार शाम को थाली बजाते हुए और उन्होंने मार्च किया। दूसरी घटना कि आज खिचड़ी के दिन यहाँ पे एक सूरजकुंड स्थान है जहां पर करीब 3 से 4 हजार ब्राह्मण जुटे वो चाणक्य परिषद के बैनर के तले, और उन लोगों ने सौगंध उठाई कि हमारा जहां प्रत्याशी होगा हम अपनी जात को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी ने इसके पहले हरशंकर तिवारी और लोगों को जोड़ करके पूर्वांचल में जो गोरखपुर की राजनीति है योगी ब्राह्मण बनाम ठाकुर की, आपको याद होगा जब योगी जी सरकार में आए तो पहला छापा पुलिस का वो हरशंकर तिवारी के घर पर पड़ा, जिसको हाथा बोलते हैं, उनका जो घर है उसको हाथा बोलते हैं। उस दिन से ही हरशंकर तिवारी एंड कंपनी इंतजार कर रही थी कि जब मौका आएगा, और वो मौका आया तो वो लोग समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। तो इसका एक बड़ा मैसेज गया है। और आज जो अयोध्या में ये चाणक्य परिषद की बैठक में ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि हम अपने प्रत्याशी को देने, मैं आपको बता दूं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं तेजनारायण पांडे, वो भी वहां मौजूद थे, और भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उसमें थे, और सब लोगों ने जात को वोट देने की बात कही। दूसरी ये कि योगी के चुनाव लड़ने की चर्चा क्या है, लड़ेंगे ही, औपचारिक घोषणा बाकी है, क्योंकि संघ के लोगों को और उनके आनुषंगिक संगठनों को निर्देश दे दिया गया है कि आप अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। और विभिन्न तरीके से मुख्यमंत्री के वो एसडी आए थे, जिस दिन शाह की गडकरी की रैली हुई थी उसी दिन उनके कोई एसडी आए थे, और यहाँ के अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के बूथ के अध्यक्षों को, कुछ चुनिंदा अध्यक्षों को उन्होंने विभिन्न तरीकों से सम्मानित किया, कुछ गिफ्ट दिया, उपहार दिया। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया है कि हम अयोध्या और फैजाबाद शहर में बड़ी बड़ी एलईडी लगा करके राम मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराएंगे। तो ये एक बड़ा लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी के लड़ने के बावजूद उनके अंदर ये खौफ पैदा हो गया है जो पिछड़ी जातियों का सपा के साथ है, कि मुश्किल है डगर। डगर कितना मुश्किल है यही समझने की कोशिश। एक बाइट और सुनाना चाहता हूं, और वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बाइट, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आज चर्चा में के केंद्र बिंदु में हैं, और इनके साथ साथ अगले 2 दिन तक, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य चलेंगे तब तक दूसरे जो हैं दारा सिंह चौहान, उनकी एंट्री हो जाएगी समाजवादी पार्टी में। और जो भगदड़ मची हुई है उसके बारे में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के से इतर महाराष्ट्र में भी क्या कारण है कि शिवसेना से संजय राउत कह रहे हैं कि अभी तो उनके 10, 11 या 12 विधायक और मंत्री जो हैं वो छोड़ने वाले हैं बीजेपी को। आखिर क्या कारण है कि शरद पवार कह रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है। तो इन तमाम बातों के बीच अखिलेश यादव कितने मजबूत हो रहे हैं, और ये चुनाव क्या 2 ध्रुवीय हो गया है, और ये क्या चुनाव 85 बनाम 15 जैसा कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की 85 तो हमारा है ही, 15 में भी बंटवारा है। तो क्या ऐसा बंटवारा होने जा रहा है, यही समझने की कोशिश। और इस बीच हमारे साथी ओम प्रकाश सिंह जी जो जुड़े हुए हैं सीधे अयोध्या से, अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल है, और अगर वहां से योगी आदित्यनाथ लड़ते हैं जिसकी संभावना 99.99% कह सकते हैं, अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल है डगर, ये बता रहे हैं। और साथ में क्या ये मुश्किल डगर जो है वो सीधे बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये समझने की कोशिश। आइए एक बार फिर से सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के
तीसरे नंबर की जो बाइट है उसको सुनते हैं और फिर अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा कुछ सवालों के साथ। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य। तो जोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जात, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे। क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के हैं। तो अमलेंदु जी सुन रहे थे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी पर बैठकर पाप करोगे। क्या पाप किया है योगी आदित्यनाथ ने, यह समझना जरूरी है। और साथ में क्योंकि उनके ही अंदर से आए हुए, उनके कैबिनेट से आए हुए मंत्री बोल रहे हैं और कद्दावर मंत्री, 4-4 पोर्टफोलियो हासिल था उनके पास में, और साथ में समाजवाद और अंबेडकरवाद की बात भी कर रहे हैं। यानी और यही बात करते हुए सुनाई दिए अखिलेश यादव भी, समाजवादियों और अंबेडकरवादियों यानी कि दलितों को भी, पिछड़ों को भी, सबको एक साथ एक मंच पर लाकर इस लड़ाई को लड़ना, इस चुनाव को जीतना है, ये इनकी साफ रणनीति दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पे? जी की आवाज नहीं आ रही है, अमलेंदु जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी अमलेंदु जी, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन एक बार फिर से हम चलेंगे आगे। और जयशंकर जी, आपसे सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात है कि अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर वहां से निकलता है, पार्टी छोड़ता है, गुस्सा, नाराजगी, सब कुछ तो जायज है, लेकिन उसके साथ साथ वहां बैठकर पाप करोगे, ये बात कहना अंदर खाने में कुछ तो गड़बड़ है, ये माना जा सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए आदित्यनाथ जी ने क्या पाप किया है, क्या नहीं किया है, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान या डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बेहतर बता सकते हैं। हम लोग तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो जैसे जो हमने बातें जो कही, उससे नाराजगी तो बढ़ रही थी, और नाराजगी सिर्फ ओबीसी में या दलित समाज में नहीं, सवर्ण समाज में भी, सवर्णों में भी नाराजगी कम नहीं है। उसमें भी कुछ खास जो नौकरसाज जुटे हुए हैं, वही अपनी डिक्टेट करते हैं, वही चलाते हैं। अब आप देखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है, तो ठीक है ओबीसी विधायकों की संख्या ज्यादा है तो वो ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ब्राह्मण समाज के भी 3 विधायक टूट गया है भाई। ये बदायूं में बिलसी विधानसभा क्षेत्र से राधा कृष्ण शर्मा, इलाहाबाद के हंडिया से शशांक त्रिपाठी, या लखीमपुर खीरी जिले में वो अपने बाला अवस्थी, ये लोग भी भाजपा से निकल करके आए हैं। और इस तरह से लोग, अभी कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अब जैसा वो धर्म सिंह सैनी ने कहा अपने बयान में, हम लोग तो चूंकि वही लोग जो कह रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं कि साहब 20 जनवरी तक एक मंत्री रोज छोड़ेगा और उसके साथ लोग आएंगे, कुछ और विधायक लोग आएंगे। अब ये सिलसिला कहां तक चलेगा ये पता नहीं है। तो इसलिए नाराजगी तो बहुत है, नाराजगी में कोई कमी नहीं है। दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो अयोध्या की बात हो रही है, आपको मैं बताऊं कि जब अयोध्या आंदोलन चरम पर था, राम जन्मभूमि आंदोलन
राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन जिसको कहते हैं, जब चरम पर था, उस समय जो अयोध्या के जो चुनाव हुए थे, तो विधायक चुने गए थे समाजवादी पार्टी के जयशंकर पांडे, और सांसद चुने गए थे पुराने कम्युनिस्ट लेकिन समाजवादी पार्टी में चले गए थे मित्रसेन यादव। इसी तरह से इलाहाबाद की भी जो पवित्र नगरी जिसको हम कहते हैं, वहां भी सरोज दुबे चुनाव जीत गई आई थी, वो भी समाजवादी मतलब जनता दल की थी वो, और ये मित्रसेन यादव भी उस समय जनता दल के ही साथ थे। तो ये एक बात है, इसलिए ऐसा नहीं है, जब लहर जब बनती है, अब जो बेरोजगार नौजवान घूम रहा है सड़कों पे, जिस पर लाठियां चल रही है, उसपे कौन ओबीसी है, कौन दलित है, और कौन ब्राह्मण और कौन राजपूत है, इसकी गिनती तो होती नहीं है। अब सारे राजपूत समाज को ही आपने नौकरी दे दी होगी, ऐसी बात तो नहीं है। तो नाराजगी तो सब जगह पे है। और दूसरी बात यह है कि इन दलों में भी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस में भी हो, तो उसमें भी समाजवादी सोच के अपर कास्ट के लोग भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसलिए जैसा वो पूरी बातें करते करते स्वामी साहब मौर्य बाद में बोले ना, वह जो 15% है उसमें भी बंटवारा होगा, उसमें भी जो समाजवादी चिंतन के लोग हैं वो लोग हमारे साथ हैं, हमारे पार्टियों में हैं, हमारे साथ रहेंगे। तो ये भी एक बात है। मुख्य बात यही है कि अब योगी जी चाहे अयोध्या से चुनाव लड़े, चाहे मथुरा से चुनाव लड़े, हमको लगता है कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के अंदर खाने की जो राजनीति चल रही है, भाई इससे एक मैसेज तो ये भी जाएगा ना कि गोरखपुर से आपका तंबू उखड़ चुका है। गोरखपीठ जिसके आप महंत हैं, जहां आपके दादा गुरु विधायक होते थे, जहां आपके बाबा गुरु महंत अभयदेवनाथ जी सांसद होते थे, आप 4-4 बार वहां से सांसद रहे, वहां आपको जगह जमीन नहीं मिल रही है कि आप चुनाव लड़ सकें। आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 5.5 साल तक आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया गोरखपुर के लिए। जब आप मुख्यमंत्री बने थे उसी समय लोगों को उम्मीद थी, हमारे जैसे लोगों को खास तौर से उम्मीद थी, हमको बड़ी खुशी हुई थी साहब, चलो मनोज सिन्हा नहीं हुए, आदित्यनाथ जी हो गए, कम से कम पूर्वांचल का एक आदमी मुख्यमंत्री हुआ, तो पूर्वांचल में विकास की गंगा तो बहेगी, समझू घाघरा में कुछ तो विकास की लहरें जुड़ेंगी। आपने कुछ नहीं किया, और हमको यह भी उम्मीद थी कि आप जब उपचुनाव लड़ करके विधानसभा में जाएंगे, लेकिन आप चोर दरवाजे से विधान परिषद में चले गए। आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं समझी। तो यानी कि आपका किला दरक गया है, ये खुद आप मान रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अयोध्या में जाएंगे, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद भड़काएंगे, और जैसा हमारे मित्र ओम प्रकाश सिंह जी बता रहे हैं ना कि भाई अयोध्या का जो जिस ढंग से वहां पे पेशबंदी हो रही है, लामबंदी हो रही है, ब्राह्मण समाज जिस तरह से एकजुट हो रहा है, या पिछड़ी जातियों, वहां पे पिछड़ी जातियों की बहुलता है, राजपूत भी वहां है, काफी है लोग, लेकिन पिछड़ी जातियों की बहुलता है, दलित समाज है, ब्राह्मण समाज है, और अकलियत के लोग भी हैं। अगर इनका ताना बाना एकजुट हो गया और उसमें अगर ब्राह्मण समाज जुड़ गया साथ में, तो फिर योगी जी के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना वो सोच रहे हैं। भाई पूरी ताकत लग जाएगी, सरकार लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद तो चिंता तो है अभी भी। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो खुफिया तंत्र उनका है, वो सरकार का जो खुफिया तंत्र है, वो ये लगा हुआ है पता करने की अब कौन विधायक जाने वाला है, अब कौन विधायक जाने वाला है, या अब कौन मंत्री जो है टूटने वाला है। लेकिन चूंकि इन लोगों की तैयारी पहले से रही है और काफी ढंग से रही है, और बड़ी सुनियोजित ढंग से एक एक करके वो सामने आ रही है, तो अब ये देखने वाली बात होगी राजीव जी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लेकिन अमलेंदु जी, अगर आवाज, अमलेंदु जी को भी स्क्रीन पर लगाइए, अगर आवाज उनकी आ रही हो तो सवाल यही है कि जैसे अमलेंदु जी आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। सवाल यह है कि पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, जयशंकर जी बहुत सही कह रहे थे कि पूर्वांचल से मनोज सिन्हा का नाम भी सामने आया था, लेकिन मनोज सिन्हा नहीं तो चलो गोरखपुर से आए योगी आदित्यनाथ। लेकिन पूर्वांचल में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, जो कुछ भी हुआ 5 साल में सबने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उनका भी संसदीय क्षेत्र पूर्वांचल ही है, यानी वाराणसी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेता जो हैं पूर्वांचल में डेरा डाले रहे, ये सब भी हमने देखा। लेकिन साथ साथ अब ये भी देख रहे हैं कि पूर्वांचल में ही सबसे ज्यादा हलचल है। आप देखिए पूर्वांचल के कितने नेता
बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। पूर्वांचल की कितनी पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ चुकी हैं और अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुकी हैं पार्टियां। आखिर क्या कारण है कि इतनी हलचल क्यों पूर्वांचल में? देखिए राजीव जी, असल में पूर्वांचल में इतनी ज्यादा हलचल इसलिए है कि योगी जी और मोदी जी के दोनों का एक तो काम करने का तरीका एक सा है, दूसरा योगी जी ने जिस तरीके से कुल मिलाकर सरकार चलाई वो सिर्फ ठाकुरवाद नहीं था। अगर आप उसे सिर्फ ठाकुरवाद या शक्तिवाद कहने मतलब समझने की भूल करेंगे, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ। वो असल में बिल्कुल एक डॉन के स्टाइल में काम करने का उनका तरीका था, उसी तरह स्टाइल में उन्होंने काम किया। तो वो जो डॉन का स्टाइल था, वो डॉन का स्टाइल भाई ठीक है, जब तक आप सरकार में हैं और आरएसएस का आपके ऊपर बर्दाश्त है, आपको जो पैराशूट लैंडिंग के जरिए जो है वो उतार दिया गया। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कह भी रहे थे कि भाई कुर्सी पर जाकर के गोरखपुर से स्काई लैब बैठा दिया गया, तो तब तक तो ठीक चलता रहा। लेकिन जब लोगों के हाथ में विकल्प आ गया कि अब जो है आपसे मुक्ति पानी है, तो लोग जो है उस मुक्ति पानी के रास्ते पर निकल पड़े। ऐसा नहीं है कि सारे ठाकुर भी जो है वो योगी जी के साथ में हो गए हो। जो अपराधी किस्म का क्षत्रिय है वो सब योगी जी के साथ एकजुट हुआ, ये आप देख सकते हैं, वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जगह। तो ये एक बहुत समझने की चीज है। आप जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि भाई 85 तो हमारा है और 15 में बंटवारा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। 85 उनका है कि नहीं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन 15 में निश्चित तौर पर बंटवारा है। 85 गारंटी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ले रहे हैं तो अच्छी बात है, उन्हें 85 गारंटी, लेकिन 15 में तो निश्चित तौर पर बंटवारा है। ये 15 की गारंटी मोदी जी नहीं ले सकते, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। तो अब ये जो भी है वो चलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए 15% की जिसकी बात की जा रही है कि सर जब योगी तो 20 कह रहे थे कि उसको 15 को बढ़ा करके, और अखिलेश यादव ने बताया कि उनका गणित कमजोर है, गणित का मास्टर रखना पड़ेगा उनको, तो वो 15 को 20 बोल गए होंगे योगी जी। हो सकता है ऐसा कर गए हो, गलती हो गई हो जाती है गलतियां कभी कभी, पढ़े लिखे लोगों से भी हो जाती है। तो अब ये तो योगी जी हैं, अखिलेश यादव बता रहे थे कि बारे में पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि वो जो क्या कंप्यूटर नहीं चला पाते और जाने क्या क्या सब बातें बता रहे हैं, वो उनकी बातें हैं, वो जाने हुए। लेकिन कैलकुलेशन में तो गड़बड़ हो गई है राजीव जी, ये तो सही बात है। और मुहूर्त जिस तरीके से निकला है, जिस तरीके से सेटिंग की गई है, मतलब इस्तीफों की मुहूर्त जो निकाले जा रहे हैं, आप देखिए अगर धर्म सिंह सैनी भी आज ही शामिल हो जाते, वो दारा सिंह चौहान, तो एक दिन की खत्म हो गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 की, अब 16 को फिर होगी, और तब तक जो फिर को इस्तीफे आ जाएंगे। तो ये जिस तरीके से तैयार की गई है व्यूह रचना, मुझे लगता है कि चाणक्य जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कोई बड़ा सुपर चाणक्य जो है वो मिल गया है शायद अखिलेश यादव को। और वो सुपर चाणक्य जो है मुझको लग रहा है वो शरद पवार है। और शरद पवार इसलिए सुपर चाणक्य हैं, मुझे लगता है कि शायद वो जो आने वाला राष्ट्रपति चुनाव है उसमें राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं शरद पवार, ऐसा हो सकता है। और इसलिए उनकी भी दिलचस्पी जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रही है। और वही जो है वो मोदी जी की और योगी जी की चाणक्य की जो हर चाल को एक तरीके से कहा जाए तो फेल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही फेल जो है उन्होंने मुंबई में भी किया था, महाराष्ट्र में भी फेल किया था वहां चाणक्य को। तो ये अब केवल उत्तर प्रदेश की लड़ाई मुझको लगता है कि नहीं रह गई है। ये लड़ाई जो है राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है, और राष्ट्रीय स्तर पे ही इसकी सारी गोटियां फिट करके जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसमें अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लग रही है राजीव जी, ये अब संभलने वाला नहीं है। मतलब जो एक माहौल बन गया, अब उस माहौल में आप कुछ भी कर लीजिए, ये संभलने वाला अब नहीं है। मतलब माहौल जो बना करते, जब भारतीय जनता पार्टी को 2017 में इसी तरीके से माहौल बना था कि आज जब दूसरे लोगों को लेकर के आए थे, आज आप कह रहे हैं ये दूसरे हैं, तो तब दूसरे नहीं थे, तब भी तो दूसरे थे ये। तो ये माहौल इसी तरीके से बना करता, तो माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन गया है। और जनता के मन में जो दबी भावनाएं थी, जो एंटी इनकम्बेंसी जो उबल रही थी, मुझे लगता है कि उसको एक आवाज जो है वो मिल गई है। ये मेरी समझ में आ रहा है कुल मिलाकर। ये बाकी अब योगी जी अयोध्या से लड़े चाहे मथुरा से लड़े, कहीं से लड़े, योगी जी लड़े या ना लड़े, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो जनता तय कर चुकी है, मुझे लगता है वो 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा जी।
सुमन जी, क्या लगता है बीजेपी शुरुआत से ही जो होता है कि आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं कि बैक फुट पर खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, तो चुनाव की शुरुआती दौर से ही, मतलब चुनाव की तैयारियों के शुरुआती दौर से ही अगर देखिए तो एक तरफ बीजेपी माफिया राज का खत्म करना, अब तो दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते, यहां पर माफिया गुंडे मवाली ये दिखाई नहीं देते, बुलडोजर चला देते हैं, ये तमाम ऐसी तोड़ फोड़ करने वाली बात, डराने धमकाने वाली बातें मंचों से की गई। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना और बहुत जोर शोर से हमने योगी आदित्यनाथ को भी सुना। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, या दूसरे न सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस भी अपनी पिच अलग से तैयार करना, एजेंडे को सेट करना और महिलाओं और युवाओं के तरफ फोकस करना कांग्रेस का वो दिखाई दे रहा है। कल के 125 सीटों के जो घोषणा हुई है प्रत्याशियों की, उससे और भी साफ हो गया है। और समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, वंचितों, गरीबों, बेरोजगारों, इन सब की बात करते हुए और अब उस कुनबे में मजबूती दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है आपको कि यहां भी एक चूक, एक भूल है अभी जो सत्तारूढ़ दल है उसके साथ? क्या भूल का क्या मतलब, मैं थोड़ा आप दोहराएंगे ये सवाल? पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार एक जो तैयार करने का, जो चुनावी रणनीति तैयार करने में कहीं ना कहीं चूक दिखाई दे रही है, जो समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत होता जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो माफिया राज खत्म करने की बात, चाहे वो बुलडोजर की बात कि हम यहां कुछ भी रहता है बुलडोजर चला देते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं रात को स्कूटी पर गहने पहन करके जा सकती हैं। तो ये हवा हवाई बातें जो कही गई, ये भी कहीं ना कहीं समाज को तो चुभती तो हैं, क्योंकि सच्चाई इससे बहुत दूर है। मतलब ये हम और आप बैठ करके इसकी चर्चा करें, ये नहीं, ये आम जनता से भी ये बात करें, कौन है जो रात को 12 बजे 11 बजे लड़की अगर अकेली स्कूटर पर निकल जाए। और दूसरी तरफ जिस हिंदुत्व और जिस बंटवारे की राजनीति, 80-20 की राजनीति, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये सब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी पर? जी, निश्चित रूप से जब तक कि चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी हुई थी और इन लोगों के इस्तीफे नहीं हुए थे, तब तक के एक दूसरा ही स्वर था। वो स्वर था जो अब तक के सरकारी तौर पे रैलियों में जो कहा गया था और अखबारों में, मीडिया में जो चीजें चल रही थी। अब ऐसा लगता है कि जो कुछ पहले चल रहा था वो तो इन सब घटनाओं से धुल गया है। जितना शीर्ष पर चीजों को चढ़ाया गया था वो तो लग रहा है, अच्छा हकीकत को तो हर आदमी समझता है जो समाज में रहता है, लड़कियों की क्या स्थिति है, अपराध की क्या स्थिति है और आर्थिक और सामाजिक स्थितियां क्या हैं, राजनीति की क्या स्थिति है, वो तो हर आदमी जानता समझता है, हर आदमी जानता समझता है। लेकिन जैसे एजेंडा सेट करने की बात है, तो जो पहले जो भी एजेंडे सेट किए जा रहे हैं डेवलपमेंट का, अगर डेवलपमेंट ही इतना ज्यादा था तो ये सब अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसका प्रयोग भी इस तरीके से किया गया कि अगर केदारनाथ में प्रधानमंत्री जी दर्शन करते हैं तो उसका लाइव टेलीकास्ट उत्तर प्रदेश में करने की कौन सी जरूरत थी, मंदिरों में बैठा करके लोगों को। अगर काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होता है वो भी, तो उसको लिए फिर क्यों एलईडी लगा करके मंदिरों में उसके लाइव टेलीकास्ट करा के दर्शन कराने की क्या जरूरत थी। फिर उसके बाद में अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात आती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि इन सारी चीजों के बावजूद जो नारे चल रहे थे, जो एजेंडा सेट हो रहा था, जो ऊपर ऊपर चीजें चल रही थी, उन सब चीजों के बावजूद इसको कहने वाले भी अच्छी तरीके से समझ रहे थे और समझ रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। और इसीलिए उस जमीनी हकीकत को बदलने के लिए एक जो पोलराइजेशन के लिए जो एक कहा गया कि 80 बनाम 20, तो 80 बनाम 20 सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया कि ये जानबूझ करके एक पोलराइज करने के लिए कहा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसकी आबादी 20% है और किसकी आबादी 80% है। ये बात अलग है कि आज तक अभी जो भी सरकारें बनी हैं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको अगर हम 80% मान भी लें तो 41% वोट लगभग बीजेपी को मिला है। तो 80% लोगों में से भी बाकी लोग तो उनके खिलाफ ही गए हैं।
अगर आप इस तरीके से उसको देखें तो 41% लोग ही तो उनके साथ गए हैं। तो ये कहना, ये सिर्फ पोलराइज करने की बातें हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि ये डेवलपमेंट और बाकी चीजों से चीजें, जमीनी हकीकत अलग है। और एक बात मैं कहना चाहती हूं कि आज जैसे अखिलेश जी ने ये कहा कि इस बार तो पत्रकारों को भी पता नहीं चला कि कौन कहां जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो पूरी दुनिया भर की जासूसी हो रही है, पेगासस और तमाम सॉफ्टवेयर और तमाम फोन और इसके जरिए, लेकिन ये तो बात सही है कि हम लोग को भी मानना पड़ेगा कि अगर पहले से सारी चीजें पता चल गई होती तो बहुत सारी चीजें इस बीच घट गई होती जो अब घटने जा रही हैं, या घट रही हैं। कि जैसे आज अभी परसों इसका एक वारंट जारी हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, कि वो कोर्ट का वारंट था, लेकिन वो 7 साल पुराना केस था। लेकिन मौका ऐसा था कि जिसमें लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। फिर आज जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें आज कोविड का उल्लंघन के नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई कि कोविड का उल्लंघन हुआ, इतने सारे लोग जो है उसकी परमिशन नहीं ली गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन जमीनी हकीकत निश्चित रूप से उसमें बदलाव हुआ है। और वो बदलाव जो पहले लग रहा था कि सारा मामला एक तरफा है, अब ऐसा नहीं लगता कि मामला एक तरफा है। दूसरी बात है कि लोगों की उम्मीदें कहां लगी हुई हैं। ये जो पोलराइजेशन जो पूरा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सिर्फ आमने सामने 2 लोग नजर आ रहे हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। तो अब जो है कि एक का मतलब है कि किसको, एक को अपनी सरकार बचानी है और दूसरे को अपनी सरकार लानी है। तो सारा खेल जो है इस तरीके से चल रहा है कि एक हराने का है, तो अब उत्तर की जनता सरकार मतलब हराने के लिए वोट करती है या जिताने के लिए वोट करती है, पॉजिटिव वोट होती है या नेगेटिव वोट होती है, ये आने वाला समय दिखाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जमीनी हकीकत और पहले के जो बातें होती थी उसमें तो बहुत बड़ा बदलाव पिछले दिनों, मैं समझती हूँ कि पिछले 10 दिनों से बहुत अंतर आ रहा है। लोगों के जेहन में दूसरी बातें भी जा रही हैं जो पहले शायद दरकिनार कर दी जाती थी। जी सुमन जी, 10 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है और खासकर पिछले 72 या कहें तो 4-5 दिनों में और भी बहुत कुछ बदल चुका है। और जैसे जैसे बीजेपी का कुनबा कमजोर हो रहा है बीजेपी, और वैसे ही दूसरी तरफ देखें तो समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन अयोध्या फैक्टर कितना इसमें कारगर साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उसमें भी सत्तारूढ़ दल बीजेपी के लिए, क्योंकि बार बार अयोध्या को बीजेपी सामने लाने की कोशिश करती है। और जैसे हमारे साथी ओम प्रकाश जी बोल भी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अयोध्या को लेकर के कैसे मंदिर निर्माण हो रहा है उसको लेकर के एलईडी पर लोगों को दिखाया बताया जाएगा। लेकिन क्या लगता है ओम प्रकाश जी कि ये फैक्टर चुनाव में, और इस वक्त जबकि एक लड़ाई जो है वो अगड़ों और पिछड़ों, या जैसे योगी आदित्यनाथ ने कह दिया 80 और 20 की लड़ाई है, वैसे में अयोध्या फैक्टर या काशी फैक्टर या मथुरा फैक्टर काम करेगा? देखिए, मैंने 6 महीने पहले लिखा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे। उसके पीछे कारण यह था कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में योगी आदित्यनाथ अयोध्या आने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। लगभग 45 से 47 बार वो अयोध्या आ चुके थे। और अयोध्या आने का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं ये था कि जो चीजें हैं सरकार के अंदर जो चल रही हैं, काम बोलता है, काम के आधार पर अगर भाजपा को वोट मिलता तो अखिलेश यादव चुनाव ना हारते, ये निश्चित है। और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से की सरकार ने काम किया था। मैंने 1.5 महीना 1 महीना पहले लिखा कि भाजपा में भगदड़ मचेगी और इतने लोग कटेंगे या निकाले जाएंगे। ये भी मेरी पहली स्टोरी थी। योगी के अयोध्या से लड़ने का जो भाजपा की रणनीति है वो ये साबित करना है कि वो राम के सहारे हैं। पूरी भाजपा, योगी, मोदी सब राम के सहारे मैदान में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है, उनके रणनीतिकारों को ये मालूम हो गया है कि अति पिछड़ी जातियां और जातियों के साथ जो संवर्ण जातियां हैं वो हमसे छिटक रही हैं। अयोध्या में विकास के नाम पर जो विनाश किया गया, जो सड़कें तोड़ी गई, जो दुकानें तोड़ी गई, वो सब भाजपा के वोटर थे। जितने व्यापारी, लगभग 450 व्यापारियों की दुकानें तोड़ी गई हैं, उन लोगों ने आंदोलन किया, आत्मदाह की धमकी दी, वो सारे के सारे जो है वो भाजपा के वोट थे।
कोई उसमें कोई पिछड़ा नहीं था, सब अगड़े ही हैं, गुप्ता हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं और दूसरे लोग हैं। तो पूरी तरीके से भाजपा को ये मालूम है कि अब अगर हम बच सकते हैं तो राम का सहारा लेकर के, काशी का सहारा लेकर के। लेकिन मुझको लगता है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं नोटबंदी से, जीएसटी से और कोरोना से, तो उसमें ये भूखे भजन न होए गोपाला, ये लोग अपन कंठी माला, तो भाजपा का ये दांव भी जो है चलने वाला नहीं है। दांव ये भी चलने वाला नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि भूखे भजन न हो ही गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। यानी कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आपके पास पैसे नहीं तो अन्न कैसे खरीदेंगे, और अन्न नहीं खरीदेंगे तो फिर भूखे रहेंगे, और भूखे रहेंगे तो भगवान साहब जी माफ करें, हम भजन नहीं करेंगे। वही बात यहां जनता बता रही है, और यही बहुत नजदीक से धरातल की स्थिति बता रहे हैं हमारे साथी ओम प्रकाश सिंह जी। और क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में, क्या कुछ होने वाला है पूर्वांचल में, इसकी हम चर्चा यहां कर रहे हैं। और साथ में यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आने वाला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उस चुनाव में बीजेपी की हार का फॉर्मूला तय हो चुका है। कैसे हारेगी बीजेपी, या कैसे बीजेपी को पछाड़ेंगे विपक्षी दल, ये यहां समझने की हम कोशिश पिछले 1 घंटे से कर रहे थे। और समय चूंकि खत्म हो चुका है, इस चर्चा को खत्म करें, लेकिन उससे पहले जयशंकर जी क्लोजिंग कमेंट आपसे जानना चाहूंगा। इस फॉर्मूले में अभी बहुत कुछ निकल के आना बाकी है, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहां आज 2 कद्दावर नेता और उनके साथ उनके तमाम, न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य सैनी साहब, लेकिन उनके अलावा और भी कई दूसरे दल के नेता भी आए हैं, विधायक भी आए हैं। एक लंबी लिस्ट है, और ये लंबी लिस्ट जो है और लंबी होगी 16 तारीख को, जब दूसरे नेता आएंगे इस लिस्ट में, यानी कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में। समाजवादी पार्टी को जो 2017 का जो के अखिलेश, या 2012 के अखिलेश और 2022 के अखिलेश में फर्क आपको दिख रहा है? नहीं, फर्क बहुत दिख रहा है। काफी परिपक्वता आई है अखिलेश यादव में, जिस बात की चर्चा कर रहे थे हमारे मित्र लोग भी पहले, कि साहब पहले जैसे मुलायम सिंह जी की जो सामाजिक इंजीनियरिंग की जो रणनीति थी, सोशल केमिस्ट्री वो जिस तरह बनाते थे, अति पिछड़ी जातियों को भी अपने साथ जोड़ करके रखने की, तो उससे ये थोड़े से अलग हो गए थे। और एक मैसेज जाने लगा था कि साहब समाजवादी पार्टी मतलब वही MY समीकरण जो है, तो उससे अलग होकर के तो उन्होंने रणनीति पे काम करना शुरू किया। और फिर बाकी जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं या सवर्ण समाज के लोग भी जो सामाजिक न्याय में यकीन रखते हैं, समाजवादी चिंतन में यकीन रखते हैं, उनके साथ भी उन्होंने समझौते करने शुरू किए, संवाद बनाना शुरू किया। अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जो पिछले चुनाव में, मतलब जितने क्षेत्रों में चुनाव लड़े, तो कहीं 10,000 कहीं 5,000 भी वोट पकड़ पाए, तो वो सारे वोट समाजवादी पार्टी के गए थे, तो उनके साथ भी उन्होंने अपना संबंध बना लिया। जो जहां से फायदेमंद हो सकता है चुनावी राजनीति के हिसाब से और अपने भविष्य की राजनीति के हिसाब से, उसको उन्होंने साधने की कोशिश की। हम ओम प्रकाश अभी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने अयोध्या आने का रिकॉर्ड बनाया, 45 बार या कितनी बार जो है आए होंगे वो अयोध्या में। तो एक तरह का था, मतलब उनके प्रशासनिक ढांचे, उनकी प्रशासनिक समझ पे बहुत तरस आता है कि एक मुख्यमंत्री जो है वो बार बार अयोध्या आते हैं, विकास कार्यों की वो लेते हैं, समीक्षा करते हैं अपना मजबूत करने की, लेकिन उनको कानों कान खबर नहीं होती है कि दलितों की जमीन पर जो राम का घर बनाने वाले लोग हैं, जो राम का घर बनाने का दावा करने वाले लोग हैं, वो दलितों की जमीन औने पौने दाम पे खरीद करके करोड़ों का हेर फेर कर रहे हैं। जमीन खरीद फरोख्त के नाम पे घपले घोटाले हो रहे हैं, ये उनको एक बार भी पता नहीं लगा। उनके प्रशासनिक कुनबे ने या उनकी जो नौकरशाही है या उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनको ये खबर नहीं दिया। गुजराती भाई लोग आया करके वहां पे जो जमीन के सौदे करते गए, जमीन खरीदते जा रहे हैं, अयोध्या की पेरीफेरी के पास के इलाकों में सारे जमीनें बिक चुकी हैं। ये कौन है? ये काशी में हो रहा है। मथुरा की चर्चा चल गई है, देखिए मथुरा में भी जमीन के दाम बढ़ने लग गए हैं। तो आप राम का, कृष्ण का या बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाने वाले हैं कि वहां के ना अपने लोगों के वो महल और होटल बनवाने का खेल खेल रहे हैं? आपकी राजनीति है क्या? अब इनका कुल मिलाकर के एक ही है, वही जो 80-20 की बात कर रहे हैं कि 80 और 20% की लड़ाई है, उसमें भी इनकी लोगों की खा रहे हैं। इसीलिए खा रहे हैं कि सामने वाला जो समाज है वो रिएक्ट नहीं कर रहा।
आपने इतने जहरीले भाषण दिलवाए धर्म संसदों में, लेकिन अकलियत के लोगों ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। उनको इस देश के आईन पर, इस देश के संविधान पर, इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर भरोसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो बोलना हो बोलिए, संविधान देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, हमारे नेता देखेंगे और उसके हिसाब से जो भी होगा तो होगा। आज देखिए गिरफ्तारियां शुरू हो गई है ना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उत्तराखंड भी की पुलिस भी सक्रिय हो गई है। हालांकि अभी तक सारे लोग नहीं गिरफ्तार हुए, लेकिन गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। तो इनकी हार का एक बड़ा कारण यह भी है कि रिएक्ट नहीं हो रहा है। मतलब जो भाई दंगे तब होंगे, ध्रुवीकरण तब होगा जब आप हमको गाली देंगे, हम भी आपको गाली देंगे, या उसमें मारकाट हो जाएगी तो हमारे समर्थक हमारी तरफ लामबंद होंगे, आपके लोग आपकी तरफ से होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। नाराजगी चूंकि सभी समाज में है, कोई खुल करके सामने आपके साथ आने को तैयार नहीं हो रहा। दिक्कत यही है राजीव जी। इसलिए मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग बहुत मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब चुनाव के समय तक क्या खेल होगा क्या नहीं होगा, ये कहने की बात नहीं है, देखने की बात होगी कि क्या हो सकता है, लोग क्या क्या कर सकते हैं। आपको एक चीज बार बार याद रखने की जरूरत है, राकेश टिकैत का वो भाषण जो मुजफ्फरनगर रैली में उन्होंने कहा था कि 2013 में हमसे दंगे करवाए गए, और अभी भी मत भूलिए कि कभी चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या भी हो सकती है और उसको लेकर के दंगे कराने की साजिश फिर से रची जा सकती है। अब कुल मिलाकर के एक ही चीज बचा है, क्योंकि भगवान तो इतना इन्होंने भगवान को ठगा है, भगवान राम को या बाबा विश्वनाथ को या भोले कृष्ण को, कि अब वो तो इनका तारानार करने वाले इस बार हमको लगते नहीं है। 1990 से लेकर के आज तक यही, जब चुनाव आता है तो राम जी याद आ जाते हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी के पूजन में लग जाते हैं। तो इनका खुल चुका है सारा का सारा जो है वो वर्ग चरित्र जो है सामने आ चुका है। दलित समाज, पिछड़ी जातियों का समाज, अकलियत से कोई इनको मतलब नहीं है। सवर्ण समाज भी, सवर्णों में भी बहुत बड़े पैमाने पर, मैंने कहा ना कि आप कुछ लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों को थानेदार, जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक बना सकते हैं, लेकिन उस समाज के जो बेरोजगार नौजवान है, क्योंकि आपने कोई कल कारखाने बनाए नहीं, आपने कुछ नया कुछ निर्माण किया नहीं उस ढंग से जिसमें लोगों को रोजगार मिले, तो सबको संतुष्ट तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो अब वो जो नाराजगी है वो एकजुट हो रही है और यही एकजुटता भाजपा के लिए भारी पड़ेगी। जी राजीव, नाराजगी जो है वो भाजपा के लिए भारी पड़ सकती है। कार्यक्रम का समय खत्म हो चुका है। आप चारों महानुभाव हमारे साथ जुड़े, आपको चारों को बहुत धन्यवाद। सुमन जी आपको बहुत धन्यवाद, ओम प्रकाश सिंह जी आपको बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, जयशंकर जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपको भी कि आप चारों ने अपना वक्त निकाला और इस गंभीर चर्चा में आप लोगों ने अपनी बातों को यहाँ रखा। और साथ में हमारे तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार मैं देख रहा हूं कि अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को रख रहे हैं। घनश्याम शर्मा जी कह रहे हैं, पशुहारी बलिया से हैं, कह रहे हैं कि सभी महानुभावों को सादर अभिवादन, सहित स्वर्गीय कमाल खान जी को श्रद्धांजलि। आप सबके माध्यम से भाजपा में मची भगदड़ के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम पर पुलिस की तिरछी नजर। बिल्कुल घनश्याम शर्मा जी सही कह रहे हैं आप, और कमाल खान कमाल के पत्रकार थे, लेकिन ये दुखद है कि ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों ऊपर वाला भी जल्दी उठा ले जाता है। और भगवान से कामना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और हमारी तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि है कमाल खान को। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि क्या जातियों के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा जाएगा, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जातियों के इर्द गिर्द क्या लड़ाई लड़ी जाएगी और महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं होगा। मुझे जहां तक लगता है असलम चिश्ती जी की पहले ये जाति आधारित, यानी जो अभी जयशंकर जी कह रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है उसको मजबूत करने में समाजवादी पार्टी लगी हुई है, और इसके साथ साथ फिर जिस एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा वो मुद्दा कहीं ना कहीं ये जो अभी वर्तमान जो सरकार है इसके द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिसको लेकर के, जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर पाप किया है इन्होंने, तो ये जो पाप का घड़ा है वो भरता है
तो उसमें ऐसी ही चीजें रखी जाती हैं जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता नाराज होती है। जब जनता नाराज होती है तो वो घड़ा फूटता है, विस्फोट होता है। क्या वो विस्फोट सरकार सत्ता परिवर्तन की तरफ जाएगा, ये समझेंगे, ये जानेंगे बिल्कुल 10 मार्च को। लेकिन उससे पहले अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारे साथी और भी हैं हमारे साथ में। कुलविंदर संधू हैं जो कह रहे हैं कि वोटर्स को धर्म जाति की राजनीति को हराना होगा, नहीं तो ये देश में धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाकर लोगों को बांटते रहेंगे और देश की संपत्ति बेची जाती रहेगी। कुलविंदर संधू के अलावा हमारे साथ ओम प्रकाश पाल भी हैं, जनता बहुत मारेगी लिख रहे हैं, और जी घनश्याम जी हमारे साथ बने हुए हैं, हाजी हमारे साथ है, तेज नारायण यादव बने हुए हैं जो कह रहे हैं आज का डिबेट बहुत अच्छा रहा, आपके चारों संपादक सही बात कर रहे थे, बहुत धन्यवाद तेज नारायण यादव जी। और MR रजवी लिख रहे हैं कि यूपी की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है चुनाव के वाला दिन कब आए और मैं बीजेपी के खिलाफ वोट डालूं। पठान इलियास कह रहे हैं शब्बा खैर, शुभरात्रि। पठान इलियास जी आपको भी शुभरात्रि, शब्बा खैर। और प्रियांशु गौर कह रहे हैं कि ओबीसी एकता जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। हमने देखा 69,000 भर्ती में 17,000 ओबीसी पद में घपला हुआ। किस बात पर बीजेपी को ओबीसी के लोग वोट दें? जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। SH खान लिख रहे हैं क्या इस बार बीजेपी का फॉर्मूला काम नहीं आएगा? थोड़ा और राज करो। अब इस पे चर्चा कल करेंगे। बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं और इस पर भी चर्चा की। बीजेपी का थोड़ा सा हम लोग टच करने की हम लोगों ने कोशिश की इस तरफ भी, लेकिन और बात करेंगे इस पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहम्मद कमलुद्दीन भी हैं, अल्लाह दिवंगत कमाल खान को जन्नत अता करें, आमीन। बिल्कुल सही कह रहे हैं कमलुद्दीन जी। और कामेश्वर दयाल जी कह रहे हैं कि जनता को तो एक ही नारा देना चाहिए कि जो महंगाई कम और रोजगार देने वाली सरकार को वोट देना चाहिए। बिल्कुल ओम प्रकाश तिवारी गुड बाय कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं ये गोडसे के पुजारी देश उसी को मूर्ख समझते हैं। पॉलिटिक्स ऑलवेज चेंजिंग, पॉलिटिक्स जो है हमेशा वो चेंज होती रहती है राजनीति। अजीम खान भी हमारे साथ। जगदीश जाखड़ जी कह रहे हैं कि राजीव जी बीजेपी ओनली 100 के अंदर और कांग्रेस 100+ होगी। जगदीश जाखड़ जी कह रहे हैं कि बीजेपी 100 के नीचे आ जाएगी और कांग्रेस 100+ होगी। सीमा फैशन चैनल भी का कहना है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, एसपी आएगी। रहीम मंसूरी छिंदवाड़ा जो हैं वो कह रहे हैं कि जब तक जातियों पर चुनाव लड़ा जाएगा तब तक हमारा देश विकास में पीछे रहेगा। ऐसे ही सद्दाम हुसैन जी भी हैं और तेज प्रताप जी हैं। बहुत खूब चर्चा आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि आप लोगों को। आपको भी तेज प्रताप यादव जी, आपको भी धन्यवाद। SH खान कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बल पर क्या इस बार बीजेपी जीत पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी जीत पाएगी, ऐसा तो संभव नहीं लग रहा है मुझे। रवीश रॉय कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी यूपी में 50 सीट के लिए तरस जाएगी। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि आपकी निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता की सराहना करता हूं। बहुत धन्यवाद आपको असलम भाई। और साथ में ऐसे बहुत सारे साथी हैं। लाल बहादुर जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि 22 में अखिलेश, 24 में राहुल। लाल बहादुर यादव जौनपुर से लिख रहे हैं, हमारे साथ हैं जुड़े हुए। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी। कुलविंदर संधू हैं, कह रहे हैं क्या अखिलेश यादव दूसरे दलों का खुद का कूड़ा करकट संभाल लेंगे? क्योंकि कूड़ा करकट फिसलता बहुत जल्दी है। ये कूड़ा भी सौदेबाजी करके किसी और के साथ जा सकते हैं। कुलविंदर संधू जी की बात थोड़ी सी बिल्कुल दम है आपकी बात में, आप जो रख रहे हैं यहाँ पर बात, आपकी बातों में दम है। और ये तो समझना होगा कि आप लेकर आते हैं कूड़ा करकट, तो मैं नहीं बोलूंगा, कद्दावर नेता हैं ये लोग। और अगर दल बदल करते हैं या एक दल से दूसरे दल में आते हैं तो कितना साथ देते हैं। देखिए 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्वाइन किया बीजेपी, और बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा योगदान ओबीसी और पिछड़ों का था। इस बात को तो मानना होगा। दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, गरीबों का बहुत बड़ा योगदान था, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। ये कुनबा अगर बीजेपी से निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो जुड़ेगा तो उसको फायदा होगा।
प्रदीप चौहान कह रहे हैं देश को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। आज दोस्तों बहुत आप लोगों के कमेंट बहुत लोगों के नहीं ले पाऊंगा। दीपक तिवारी हैं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड इस बार बीजेपी का सफल नहीं रहेगा। और ऐसे ही साहिल खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएच खान हैं, रेहान कुरैशी हमारे साथ में हैं, दीपक तिवारी लगातार बने हुए हैं, राशिद भी हमारे साथ में हैं। दोस्तों आज इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। कल शाम 7 बजे जब हाजिर होऊंगा तो कुछ और खबरों के साथ, कुछ और पैनलिस्टों के साथ और साथ में आप तमाम दोस्तों के साथ न्यूज पॉइंट में आप लोगों का इंतजार रहेगा। तब तक डीबी लाइव के दूसरे कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों को और हमारे प्रोग्राम को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।